नमस्कार साथियों, थेरापेटिक मॉडलिटी में ही अपन आज कंटिन्यू करेंगे इस पोर्शन को, जहां आपने अभी तक नाम सुने, डिस्कस हुए अपने साथ में फॉर्सेप्स डिलीवरी, बेंटोस डिलीवरी, एपिसियोटॉमी, सिजेरियन सेक्शन, इंडक्शन ऑफ लेबर, डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन। आज इसी पोर्शन में कंटिन्यूएशन में लास्ट वन हेडिंग जो है उसे लेकर बात की जाएगी। सामने बोर्ड पे अवेलेबल ऑब्स्टेटिक एनाल्जेसिया एंड एनेस्थीसिया। पिछले कुछ सालों की परीक्षाओं में एनेस्थीसिया वाले पोर्शन से भी एमसीक्यू जनरेट किया गया है। उसी बात को पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हुए ये सामने वाली हेडिंग का डिस्कशन आपके सामने अवेलेबल है। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं, इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। इस टॉपिक के साथ थेरापेटिक वाला पोर्शन भी कंप्लीट होगा। ना केवल थेरापेटिक पोर्शन कंप्लीट होगा, कह सकते हैं ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का सेशन ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्रेग्नेंट फीमेल रिलेटेड जितनी बातें हमें करनी थी वो सारी यहां पे आके खत्म हो जाएगी। उसके बाद कुछ जानकारियां आपको गायनिक पोर्शन की दी जाएगी। तो सारी इंफॉर्मेशन के साथ करते हैं शुरुआत, या यूं बोलते हैं करते हैं खत्म इस ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग को, एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिया को पढ़ करके। तो बात कंटिन्यू आज के पोर्शन में। तो उस लिहाज से पहले बात बताते हैं, यूट्रस जो एक बहुत बड़ा हमारा डॉन है पूरी ओबीजी का, वो कंट्रोल में होता है दोनों के, हार्मोन्स के और नर्व के। अभी तक के संसार में आपने पूरी पढ़ाई में जो पढ़ा वो हार्मोनल कंट्रोल देखा था। अब आपको मैं बता रहा हूं, मैं जब एनेस्थीसिया की बात आती है तो नर्व कंट्रोल की बात भी करते हैं। तो पहली बात तो ये, यूट्रस हार्मोन कंट्रोल में भी है और नर्व कंट्रोल में। नर्व सप्लाई की जब बात आती है तो वहां पे सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक दो सिस्टम को लेकर के डील किया जाता है। तो यूट्रस को भी दोनों सिस्टम की सप्लाई होती है। इस सप्लाई को ये कहां से होती है जानिए, क्योंकि एक बहुत अच्छे एग्जाम में सप्लाई से भी एमसीक्यू बना रखा है। जनरल एक स्टूडेंट ये इमेजिन करता है कि यूट्रस पेल्विक ऑर्गन होता है जो सैक्रम कॉक्सिक्स के अंडर आता है, लेकिन जब आप इसकी सिंपैथेटिक सप्लाई देखेंगे तो पता चलेगा वो सप्लाई थोरैसिक एरिया से होती है, लोअर थोरैसिक अपर लंबर से होती है। क्योंकि हम जानते हैं हमारी पूरी बॉडी में नर्व सप्लाई पीछे स्पाइनल कोड की ब्रांचें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो होती हैं उनसे रेगुलेट होती हैं। यूट्रस अंडर पेल्विक होते हुए भी सिंपैथेटिक सप्लाई थोरैक्स और लंबर से लेता है। तो आइए इन्हीं बातों को कंटिन्यूएशन करते हैं, लिखना शुरू करते हैं नंबर 1 लैंग्वेज को, कि जो यूट्रस है वो दोनों के कंट्रोल में है। तो लाइन मैंने ऐसी मेंशन करी सामने, यूट्रस अंडर। अब किस किस के अंडर, तो वहां पे लाइन बनी बोथ नर्वस सिस्टम के अंदर और हार्मोन्स के अंदर। फिर आपको बात बताई गई कि एनेस्थीसिया है तो बात किसकी करनी है, नर्वस की। और नर्वस कंट्रोल जब बताया गया तो पता चला वहां पे दो होते हैं, कौन कौन से, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये जानेंगे तभी तो एनेस्थीसिया की दवा को ठिकाने पर पहुंचा के आएंगे। और अब दोस्तों यहां से एग्जाम का एमसीक्यू बना था तो मेरा ग्रीन मार्कर जिंदाबाद, चलने को तैयार है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई यूट्रस को कहां से होती है, लोकेशन कंफर्म करें। सिंपैथेटिक सप्लाई हो रही है लोअर थोरैक्स और अपर सैक्रम से। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है S2 S4 से। ये एनाटॉमी की लैंग्वेज है, एज इट इज आपको मेमोराइज रखनी पड़ेगी। सिंपैथेटिक के लिए बोल सकते हैं अपन दो एरिया, लोअर थोरैक्स एंड अपर लंबर। पैरासिम्पैथेटिक की बात आई तो S2 से S4। चलिए, एनेस्थीसिया का रोल यहां मुझे एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
एनेस्थीसिया में जो कंसेप्ट होता है जनरल और लोकल, उस कैटेगरी में जनरल एनेस्थीसिया का कॉन्सेप्ट ओवरलैप डिसॉल्व हो चुका है। एट ए टाइम प्रेजेंट टाइम में किसी प्रकार के जनरल एनेस्थीसिया का यूज ओबीजी में डिलीवरी करवाने के लिए नहीं होता है। तो रिमेनिंग जितने भी बचे हैं वो सारे लोकल एनेस्थीसिया का ही पार्ट है। और अब उस लोकल एनेस्थीसिया को और क्या कहते हैं? लोकल का मतलब होता है पूरे शरीर में प्रभाव ना छोड़ने की बजाय केवल एक स्थान विशेष पर एनेस्थेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करना, और ऐसे एनेस्थीसिया लोकल वाले कहलाते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। तो हम भी जिन एनेस्थीसिया का रोल ऑप्स में कंट्रीब्यूट करवाएंगे वो सारे रीजनल कहलाएंगे। तो ये बात करना शुरू करते हैं कि एनेस्थीसिया में हम सभी को किस प्रकार के एनेस्थीसिया का रोल अंडरस्टैंड करना है। तो वो लोकल है, और लोकल को ही नाम दे दिया अपन ने रीजनल एनेस्थीसिया। अब बात करना शुरू करते हैं वन बाय वन, वो कौन कौन से हैं हमारे पास। नंबर 1 उस कैटेगरी में आता है अपने पास स्पाइनल एनेस्थीसिया। फर्स्ट कैटेगरी बोर्ड पर अवेलेबल है स्पाइनल एनेस्थीसिया। जब एनेस्थेटिक ड्रग्स को स्पाइनल कोड में एडमिनिस्टर किया जाता है, स्पाइनल कोड में एडमिनिस्टर करना उसी प्रकार की बात है जिस प्रकार अपन एक डायग्नोस्टिक प्रोसेस लंबर पंक्चर करते हैं, उसी प्रकार से यहां ओबीजी में यूज होने वाला यह स्पाइनल एनेस्थीसिया बहुत अलग है रूटीन जनरल सर्जरी में यूज होने वाले एनेस्थीसिया से। क्यों? तो सुने। नंबर 1 फर्स्ट लाइन है कि यह मोस्ट कॉमन है। इसके बाद भी मैं 2-4 नाम लेने वाला हूं, पर मोस्ट कॉमनली ओबीजी में जो यूज लेते हैं वो अपने पास है स्पाइनल। सेकंड वन, इसकी विशेष बात, जनरल सर्जरी में हर स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद कंप्लेंट होती है हेडेक की, पोस्ट स्पाइनल हेडेक। वो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? यदि एनेस्थेटिक ड्रग्स को मेनिंजेस के अंदर छोड़ा जाए, मेनिंजेस को पेनिट्रेट किया जाए, तो पेशेंट हेडेक डेवलप करता है। लेकिन ओबीजी वाले अंदर नहीं जाते, वो मेनिंजेस के ऊपर ही एनेस्थेटिक ड्रग्स को छोड़कर आते हैं। तो क्योंकि ओबीजी वाला स्पाइनल एनेस्थीसिया मेनिंजेस पेनिट्रेट नहीं करता, इसीलिए हेडेक नहीं होता। वो हेडेक जो हर सर्जरी के स्पाइनल से होता है वो ओबीजी वाले सरदर्दी नहीं देते हैं। सेकंड वन, अब एक जनरल सी बात, इस एनेस्थीसिया में या किसी भी एनेस्थीसिया में किस चीज की मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट होती है? तो हर एनेस्थीसिया में वाइटल साइन की मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट होती है, और उस वाइटल साइन में भी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कंपलसरी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि जब भी कोई मटेरियल बॉडी में दिया जाता है कंसंट्रेट, तो वो डाइल्यूट होने के लिए फ्लूइड की डिमांड करता है, और फ्लूइड की डिमांड यदि आपने आईवी लाइन से पूरी करी वेल एंड गुड, नहीं करी तो बॉडी फ्लूइड की डिप्लेशन से हाइपोटेंशन के खतरे बने रहते हैं। इसीलिए ड्यूरिंग स्पाइनल एनेस्थेटिक एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज कंपलसरी ड्यूरिंग प्रोसीजर। इसी बात पे मजेदार सवाल है आपके कंपटीशन में भी और एनक्लेक्स में भी कि ड्यूरिंग प्रोसीजर तो क्या मॉनिटर करोगे? ब्लड प्रेशर। और फिर सवाल आए आफ्टर या रिकवरी फेज में, आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया या पोस्ट रिकवरी स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो सुने, प्रोसीजर के बाद हमारा उद्देश्य होता है, हमने शून्य किया था काम करने के लिए, उसके बाद अपना काम हो गया, अब इसको चले जाना चाहिए। अब कोई भी एनेस्थेटिक ड्रग जो हमारी बॉडी में आई सर्कुलेशन में आएगी, जाएगी कैसे? यूरिन के साथ। तो पोस्ट पीरियड में आपको पेशेंट का यूरिन स्टेटस, ब्लैडर स्टेटस कंफर्म करना है। यदि पेशेंट ने, यदि फीमेल ने, यदि मदर ने वाइडिंग प्रॉपर की है तो वो एनेस्थेटिक इफेक्ट को कम करने में मददगार है। यदि यूरिन नहीं आया तो एनेस्थेटिक ड्रग लंबे समय तक शरीर में पाई जा सकती है, इसलिए पोस्ट ऑप पीरियड में ब्लैडर स्टेटस कंपलसरी है। इन्हीं बातों के साथ पेश है सामने आपके स्पाइनल एनेस्थीसिया। नंबर 1 लाइन कि ये
ओबीजी में मोस्ट कॉमनली यूज होता है। नंबर 2, ये हेडेक नहीं करता है क्योंकि मेनिंजेस पेनिट्रेट नहीं करता। नंबर 3, ड्यूरिंग में आपको क्या मॉनिटर करना है? ड्यूरिंग एनेस्थीसिया बीपी मॉनिटरिंग करनी है, और जब काम पूरा हो जाए आफ्टर, तो आपको क्या मॉनिटर करवाना है? ब्लैडर। तो ये इसके बारे में बात। आगे अब और वैरायटी कौन सी है उसे देख लेते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद हमारे पास जो वैरायटी है उसमें नाम आ रहा है अपने पास नंबर 2 पे पुडेंडल ब्लॉक। पुडेंडल ब्लॉक अपने पास नेक्स्ट रीजनल एनेस्थीसिया की वैरायटी है। पुडेंडल ब्लॉक उसी को ब्लॉक करेगा जो नाम बता रहा है, और नाम बता दिया इसने किसका? पुडेंडल नर्व का। अंडरस्टैंड करें। पेल्विस के जमाने में एक बात बताई थी, हालांकि मानता हूं जमाना पुराना हो गया, पर थोड़ा सोचना दोस्तों। पेल्विस में आर पार अंदर की तरफ जो नर्व जाती है वो पुडेंडल नर्व है, और जो नर्व पेल्विस में बाहर से छू के निकल जाती है वो शियाटिक नर्व है। जब भी पेल्विस की नर्व का सवाल आए, 2 जवाब दे। वो जो बाहर छूकर चली गई शियाटिक नर्व, जो अंदर आर पार गई वो पुडेंडल। पेल्विस की एनाटॉमी याद हो तो वहां पे ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन एक जगह थी जिसे बोलते थे एरिया ऑफ सप्लाई। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन एक ऐसा छेद था, एक ऐसी ओपनिंग थी जिससे सारी सप्लाई आती जाती थी, ब्लड की हो नर्व की हो। तो ब्लड नर्व सप्लाई का एरिया वहां से होता था, पुडेंडल नर्व भी वहीं से गुजरती थी। मुझे यहां पेल्विस की ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन की बात क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन की संख्या होती है 2 और लोकेशन होती है ट्रांसवर्स। आगे प्यूबिस, पीछे सैक्रम, आर पार ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ये आर पार जो होते हैं ये मजेदार चीज है, क्योंकि ये आर पार है तो एक इमेज भी किया जाए तो सामने देखो, यदि मैं इसे घड़ी के अनुसार बताऊं, देखो ये घड़ी है और इस घड़ी में 4 लैंडमार्क्स बताता हूं, ये ऊपर पीछे, ये नीचे आगे, और ये दोनों दाएं बाएं। तो पुडेंडल नर्व के जाने का एरिया कौन सा है? ये वाला, ये एरिया है पुडेंडल नर्व का। ये पीछे वाला सैक्रम, ये आगे वाला प्यूबिस, ये आर पर वाला पुडेंडल। इसी आधार पे क्लॉक घड़ी का एग्जाम्पल लेकर के कहा जाता है, यदि यहां से गुजरी तो 9 बजे और यहां से गुजरी तो 3 बजे, इसलिए मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ पुडेंडल ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहा जाता है? वहां जवाब आएगा 3 o'clock ऑब्लिक 9 o'clock। तो देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त एमसीक्यू इसकी लैंग्वेज से बन के आ रहा है कि पुडेंडल एनेस्थीसिया देने का जो तरीका है किस नाम से कहलाता है। क्योंकि पुडेंडल नर्व शरीर में आर पार पाई जाती है, इसलिए देने का मेथड 3 o'clock 9 o'clock पोजीशन से जाना जाता है। नेक्स्ट वन, अपने पास अगली वैरायटी जो आने वाली है उस कैटेगरी में शामिल है नंबर 3 पैरा सर्वाइकल। पैरा सर्वाइकल एनेस्थीसिया। अब नाम को देखो, ये एनेस्थीसिया अपनी एनेस्थेटिक ड्रग्स को कहां रिलीव करके आया है? सर्विक्स के चारों ओर। पैरा मतलब चारों ओर, किसके चारों ओर? सर्विक्स के। तो यहां पे क्या किया? सर्विक्स के चारों ओर ड्रग को एडमिनिस्टर किया। वो शायद इसीलिए कि मदर को इंसीजनल पेन, मसल्स पेन ज्यादा हो रहा हो। पर सर्विक्स को बोलते हैं बच्चेदानी का मुंह, जो खुलेगा तभी बच्चा बाहर निकलेगा। वहां एनेस्थीसिया दे दिया तो वहां की मसल्स हो गई नॉन रेस्पॉन्सिव, सर्वाइकल मसल नॉन रेस्पॉन्सिव हो गई, सर्वाइकल डायलेशन नहीं हो रहा है। वहां पे क्या कंडीशन हो सकती है कि लेबर चला, कॉन्ट्रैक्शन आया, बच्चे के सर ने गेट को खूब खड़खड़ाया। कौन से गेट को? बच्चेदानी के मुंह को, सर्विक्स को।
सर्विक्स बंद है, बच्चे का खोपड़ा माथा फोड़ी करे जा रहा है, अरे खुल जा खुल जा खुल जा, पर सर्विक्स कैसी कर दी अपन ने, नॉन रेस्पॉन्सिव। तो ऐसी कंडीशन जब आप लगातार एफर्ट करें और सामने वाला रेस्पॉन्स ना दे, समझ जाओ, आप जबरदस्त एफर्ट करें, सामने वाला रेस्पॉन्स ना दे, तो उस कंडीशन में डिप्रेशन आ जाता है। सेम पीजीआई बठिंडा एम्स 2019 एमसीक्यू है, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूजिंग पैरा सर्वाइकल एनेस्थीसिया? आंसर इज फीटल डिप्रेशन और फीटल ब्रेडिकार्डिया। तो पैरा सर्वाइकल एनेस्थीसिया में ड्रग जो दिया उसने बच्चे से माथा फोड़ी करवा करके उसे डिप्रेस कर दिया और हमें वाइटल साइन में ब्रेडिकार्डिया मिल गया और इसके मजे बठिंडा वाले सरदार जी लेकर के चले गए। ये आपके एम्स बठिंडा के अंदर पूछा गया एमसीक्यू था कि पैरा सर्वाइकल का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। तो ये अपने पास कुछ मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्निक थी रीजनल एनेस्थीसिया की। जितना अवेलेबल मटेरियल है उसी को फॉलो करें और आगे बढ़ें। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी थी मुझे रिगार्डिंग अवर दिस लेक्चर, दिस कंटेंट एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिया। अब दोस्तों ऑब्स्टेटिकल पोर्शन एंड होता है, गायनिक पोर्शन में अपन एंटर करते हैं। गायनिक पोर्शन का सबसे बड़ा मीनिंग क्या है? प्रेगनेंसी नहीं है। नहीं तो मैं तो मेरे पहले लेक्चर से प्रेग्नेंट करने के पीछे पड़ा हुआ था। अब नहीं, और नहीं, बस और नहीं। अब प्रेगनेंसी की कोई बात नहीं, एक फीमेल की बातें करेंगे। हां, तुम्हारी बातें भी करेंगे, एक फीमेल की बातें करेंगे। तो फीमेल की बात करने से पहले फीमेल बोलती है कि मेरे ऑर्गन सिस्टम से बात करो। गायनिक कंडीशन जहां पढ़ेंगे अपन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर, मीनोपॉज कंडीशन, पीआईडी, कैंसर कंडीशन, फाइब्रॉइड कंडीशन, इनफर्टिलिटी, उन सब में पहले फीमेल बोलती है मेरे ऑर्गन्स के बारे में बात करो। हमने बहुत बात करी है उसके ऑर्गन्स के बारे में पूरी प्रेगनेंसी में, लेकिन अब एक जनरल एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। यूं तो पूरी ओबीजी ने कभी भी हमको यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना के अलावा कुछ नहीं दिखाया, पर पहली बार यहां पे एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने अवेलेबल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या शॉर्ट में जिसका नाम दिया जाता है FRS, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो गायनिक पोर्शन की स्मॉल कंडीशंस को डिस्कस करने से पहले एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जनरल एनाटॉमी को अपन यहां पे डिस्कस करेंगे। उस कैटेगरी में सिस्टम को डिवाइड किया जाता है दो में, ERS और IRS। पूरा क्या है? FRS। डिवीजन है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले बात करेंगे अपन बेसिक एक्सटर्नल की। वो एक्सटर्नल जिसे कहा जाता है एक साथ वल्वा, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को एक साथ कहा जाता है वल्वा, और उसी वल्वा का सिनोनिम एक और है पुडेंडम। अब इस वल्वा में कितने स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है, वन बाय वन उन सब का डिस्कशन आपके सामने बोर्ड पे अवेलेबल। कंप्लीट अपने पास डायग्रामेटिक इंफॉर्मेशन लेकर आया है। ऊपर बोर्ड पे हेडिंग है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑब्लिक वल्वा ऑब्लिक पुडेंडम। जहां मैं नंबरिंग डालता जाऊं वो नाम आप देखते जाइएगा। पहले आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, कोई बात नहीं, रुक जाता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, रुक गया मैं, हां रुक गया, गिनती गिन रहा हूं मैं, फिर मैं शुरू होऊंगा, आप गिनना। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले इस वल्वा और पुडेंडम में नंबरिंग करी जाए तो पार्ट नंबर 1 होता है मॉन्स प्यूबिस। अपने शरीर में भी टटोल लेना, अम्बलाइकस के नीचे वाला जो एरिया होता है लोअर एब्डोमेन, मेल फीमेल दोनों में होता है लोअर एब्डोमेन। तो फीमेल्स में अम्बलाइकस के नीचे जो एरिया है लोअर एब्डोमेन, वो लोअर एब्डोमेन एरिया जहां पे हेयर्स पाए जाते हैं। इतने बड़े हो गए, इतना तो पता होगा
कि भगवान ने इंसान को किसी विशेष स्थान पर ही बालों के गुच्छे दिए हैं। एक तो ये खोपड़िया पे सार्वजनिक दिखाने के लिए, एक एक्सिलरी, एंड थर्ड वन जेनाइटल एरिया, जहां हेयर ग्रोथ प्रोमिनेंट होती है पूरी बॉडी में, हेड, एक्सिला एंड जेनाइटेलिया। तो जेनाइटल ऑर्गन में अम्बलाइकस के नीचे जहां हेयर ग्रोथ शुरू होती है वो पार्ट नंबर 1 होता है मॉन्स प्यूबिस। सामने ये अवेलेबल मॉन्स प्यूबिस वाला वो एरिया जहां पे हेयर पाए जाते हैं। नंबरिंग में इसे देना चाहूं तो यहां पे नंबर दिया मैंने इसे 1, मॉन्स प्यूबिस नंबर 1। और ये जो हिस्सा है थोड़ा सा एलिवेट होता है, सबक्यूटेनियस का बना होता है। तो परिभाषा, इट इज सबक्यूटेनियस एलिवेशन कवर्ड बाय हेयर्स। आते हैं नंबर 2 पे। इतने सारे नाम भले ही बोर्ड पे लिखे हों, पर केवल मेरे नंबर 2 को सुने। नंबर 2 है लेबिया मेजोरा और नंबर 3 है लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये जो स्ट्रक्चर हैं इन्हें लिप, होठ, टच कर लो, घबराओ मत, होठ ही तो है। जो होठ है उनकी जो कंसिस्टेंसी है, जितने वो सॉफ्ट है, मेरे तो बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, जितना सॉफ्ट है उस बेस पे नाम देते हैं आउटर लिप, इनर लिप। लेबिया मेजोरा आउटर लिप, लेबिया माइनोरा इनर लिप। ये आपके नंबर 2 और नंबर 3 नाम आने वाले, ढूंढते हैं बोर्ड पे। तो देखिए लेबिया मेजोरा ये अपने पास सेकेंड, एंड देन लेबिया माइनोरा इज थर्ड। तो हमारे पास एक्सटर्नल ऑर्गन्स में नंबर 1 प्यूबिस, सेकंड 1 मेजोरा, थर्ड 1 माइनोरा। बात करें मेजोरा में भी आप देखें इस प्रकार हेयर पाए जा रहे हैं, तो उसके लिए भी सेम लैंग्वेज, इट इज सबक्यूटेनियस फोल्ड। मॉन्स प्यूबिस था सबक्यूटेनियस एलिवेशन, ये सबक्यूटेनियस फोल्ड ऑल्सो कंटेन हेयर। आउटर लिप, माइनोरा, इनर लिप। अब ये जो माइनोरा अंदर वाली बात चल रही है, इसमें किसी प्रकार का हेयर नहीं है। और माइनोरा अपने बारे में अब बताना शुरू कर रहा है कि मैं जो स्ट्रक्चर हूं उसमें 2 अपर जंक्शन और लोअर जंक्शन है। आओ सामने बोर्ड पर देखें। लेबिया माइनोरा अंदर वाली अपर जंक्शन को दिखाती है। ये इसका अपर जंक्शन है लेबिया माइनोरा का, ये लोअर जंक्शन है लेबिया माइनोरा का। लेबिया माइनोरा के अंदर जो अपर जंक्शन लोअर जंक्शन है उनके स्पेसिफिक नाम है। देखें, जो अपर जंक्शन है उसका नाम यहां पे ये दिया गया है सामने, प्रिप्यूज और ग्लांस। और प्रिप्यूज और ग्लांस जैसे नाम यदि आप देना चाहें तो ठीक, नहीं तो इस खतरनाक संरचना का नाम होता है क्लाइटोरिस। लेबिया माइनोरा का अपर जंक्शन जो है वो बनाता है, सामने की तरफ दिखाई दे रहा हो आपको, क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस एक हाईली सेंसिटिव टिश्यू है। होता है ना, शरीर में बहुत जगह ऐसे ऐसे जुगाड़ हैं जिनको छूने से क्रांति फैल जाती है। उसी प्रकार से ये बड़ा ही सेंसिटिव टिश्यू है क्लाइटोरिस। और इस क्लाइटोरिस को होमोलोगस बताया है पुरुषों के ग्लांस पेनिस से। एक समय ऐसा आएगा जब सिस्टम के अंदर हर एक ऑर्गन को मेल वर्सेस फीमेल अपन कंपेयर करेंगे। यहां पे क्लाइटोरिस को कंपेयर कर रहे हैं अपन ग्लांस पेनिस से। जिस प्रकार पेनिस में भी स्किन प्रिप्यूज होती है, यहां भी नाम दे दिए ग्लांस और प्रिप्यूज, क्लाइटोरिस। अपर जंक्शन। बात करें लोअर जंक्शन की, जो क्लाइटोरिस का लोअर जंक्शन है वो कहलाता है फॉरचेट। क्या है? फॉरचेट। अपर जंक्शन क्लाइटोरिस, लोअर जंक्शन फॉरचेट। फॉरचेट एक लैंडमार्क है एपिसियोटोमी का। एपिसियोटोमी के अंदर जो अपन काटना शुरू कर रहे थे, इंसिजन लगा रहे थे, वो जहां से स्टार्ट करते हैं वो पॉइंट फॉरचेट कहलाता है। माइनोरा का अपर जंक्शन, लोअर जंक्शन। माइनोरा बोलेगी ऊपर नीचे की बात हो गई तो आओ बीच में चलें।
माइनोरा का बीच का इलाका पूरी एक स्पेसिफिक कैविटी होता है, कहलाता है वेस्टिब्यूल। लेबिया माइनोरा के बीच में जो भी कुछ है, लेबिया माइनोरा के बीच में जो भी कुछ है वो कहलाता है पूरा इलाका वेस्टिब्यूल। तो अब अपने पास 1 2 3 के बाद पढ़ने के लिए जो नाम आ गया वेस्टिब्यूल। और अब बात चलेगी वेस्टिब्यूल में कुल कितनी ओपनिंग होती हैं। तो ओपनिंग होती है 4, एक ऊपर, एक नीचे, 2 साइड में। वेस्टिब्यूल में टोटल ओपनिंग कितनी होती है? एक ऊपर सुपीरियर, एक नीचे इंफीरियर, 2 साइड में लैटरल। 1 बाय 1 उन्हें बोर्ड पर देखते हैं। जो वेस्टिब्यूल में ओपनिंग बता रहे हैं अपन, एक एक करके देखें। ऊपर की तरफ ये जो ओपनिंग दिखाई दे रही है, ऊपर की तरफ जो ओपनिंग है वो यूरिनरी ओपनिंग है, यूरिन के लिए, यूरेथ्रल ओपनिंग। एक बात, नीचे की तरफ जो ओपनिंग बताई जाती है वो वेजाइनल ओपनिंग। मार्कर देख लीजिए, ये जा रहा है यूरेथ्रल ओपनिंग पे और ये जा रहा है वेजाइनल ओपनिंग पे। ओपनिंग को बोल देते हैं ऑरिफिस। ऑरिफिस मतलब छिद्र, ऊपर नीचे, ऊपर यूरिन, नीचे वेजाइना। अब देखें इन दोनों ओपनिंग के चारों ओर कुछ है, क्या है? आ जाओ। जिस प्रकार यूरेथ्रा के चारों ओर पुरुषों में, जब भी पुरुष आते मैं ऐसे कर लेता हूं, घबराना मत। मेल में यूरेथ्रा के चारों ओर प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है, प्रोस्टेट। उसी प्रकार फीमेल में भी यूरिनरी ओपनिंग के पास में पाई जा रही है ऐसी स्पेसिफिक स्किनी ग्लैंड। ये जो स्किनी ग्लैंड्स हैं या पैरा यूरेथ्रल ग्रंथियां हैं, ये उसी जुगाड़ के समान है जो जुगाड़ पुरुषों में मिलता है यूरेथ्रा के चारों तरफ। इसीलिए बहुत अच्छा पॉइंट है, इस ग्रंथि को बोल सकते हैं फीमेल प्रोस्टेट। फीमेल प्रोस्टेट इसीलिए बोला क्योंकि पुरुषों में यूरेथ्रा के चारों तरफ मिलती है प्रोस्टेट ग्रंथि और महिलाओं में यूरेथ्रा के चारों ओर जो मिल रही है स्किनी ग्लैंड, उसे बोल रहे हैं अपन फीमेल प्रोस्टेट। आते हैं नीचे। वेजाइनल ओपनिंग में भी इसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिस मेम्ब्रेन को बोलते हैं अपन हाइमन मेम्ब्रेन। तो बात कर रहे हैं अपन वेस्टिब्यूल की। लेबिया माइनोरा के अंदर की बात बोले तो 4 ओपनिंग, एक ऊपर यूरिनरी, एक नीचे वेजाइनल। अब बात करते हैं बीच में 2 ओपनिंग। बीच के अंदर यहां पे 2 ओपनिंग मिलती है, ये देखिए इस तरफ और ये इस तरफ। ये ओपनिंग जिसके लिए बनी है वो है अपने पास बार्थोलिन ग्लैंड। याद करना, एपिसियोटोमी लेक्चर में मैं बता रहा था कि साइड में निकलती है इसकी डक्ट, इसलिए लैटरल करते हैं तो कट सकती है। तो बार्थोलिन ग्रंथि की कुल 2 ओपनिंग वेस्टिब्यूल में लैटरल साइड में पाई जाती है। ये जो बार्थोलिन ग्रंथि है बड़ी शानदार है। बार्थोलिन ग्रंथि वेस्टिब्यूल के अंदर पाई जा रही है और हर ग्रंथि के समान ये भी सिक्रिएशन रिलीज करती है और ये उस समय सिक्रेशन ज्यादा रिलीज करती है जब माहौल वाली बात चलती है। जी हां, जब सेक्सुअल इंटरकॉर्स एकदम अपनी चरम सीमा पे होता है, हर तरफ माहौल में बस एक ही चीज के बारे में चर्चा होती है, उस तरफ जब बॉडी में वाइब्रेशन होते हैं और लोअर एनवायरनमेंट में मॉइस्चरिंग होता है, तो सेक्सुअल इंटरकॉर्स के समय मॉइस्चर देने का काम बार्थोलिन ग्रंथि। इसी बार्थोलिन ग्रंथि का एक नाम और है, और वो क्या? बड़ा सिंपल, वेस्टिब्यूल क्षेत्र में मिलने वाली बड़ी ग्रंथि। वेस्टिब्यूल क्षेत्र में मिलने वाली बड़ी ग्रंथि, उसको लिखता हूं मैं बोर्ड पे ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। और ये किसके लिए यूज लिया आपने? बार्थोलिन ग्रंथि के लिए। इन समाचारों के साथ खत्म कर सकते हैं अपन एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सुनना शुरू करें गौर से। नंबरिंग बोर्ड पे 4 के अलावा 5 नंबर नहीं आया।
सबसे पहले क्या बोलोगे? नंबर 1 मॉन्स प्यूबिस, सबक्यूटेनियस एलिवेशन कवर बाय हेयर्स। नंबर 2 मेजोरा, आउटर लिप, सबक्यूटेनियस फोल्ड ऑल्सो कंटेन हेयर। नंबर 3 लेबिया माइनोरा, इनर लिप, अपर जंक्शन क्लाइटोरिस, लोअर जंक्शन फॉरचेट, क्लाइटोरिस होमोलोगस टू ग्लांस पेनिस, फॉरचेट लैंडमार्क फॉर एपिसियोटोमी, बीच का इलाका। नंबर 4 वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल में 4 ओपनिंग, अपर ओपनिंग यूरिथ्रल, लोअर ओपनिंग वेजाइनल, बीच में बार्थोलिन। यूरिथ्रल ओपनिंग के दोनों ओर पैरा यूरिथ्रल स्किनी ग्लैंड, नाम दिया फीमेल प्रोस्टेट। वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ मेम्ब्रेन, हाइमन मेम्ब्रेन। आफ्टर दैट आपको बताया गया कि जो मेन बार्थोलिन डक्ट है उसका नाम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो ये अपने पास एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे जिनको लैंग्वेज में थोड़ा प्रेजेंट करना चाहें तो सामने बोर्ड पे लिख दिया मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस के लिए लैंग्वेज में क्या बोलोगे? सिंपल सा सबक्यूटेनियस एलिवेशन कवर बाय हेयर। लेबिया मेजोरा ये क्या है? सबक्यूटेनियस फोल्ड ऑल्सो कंटेन हेयर। बात करी लेबिया माइनोरा की, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। अपर में गए तो क्या बना था? क्लाइटोरिस। और लोअर में गए तो क्या बना था? फॉरचेट। जो क्लाइटोरिस था किसके होमोलोगस था? ग्लांस पेनिस के। और जो फॉरचेट है वो किसके काम आ रहा था? एपिसियोटोमी के। X1 बात करी अपन ने, कौन सा एरिया आया? वेस्टिब्यूल आया। वेस्टिब्यूल में कितनी ओपनिंग थी? 4। अपर में किसके लिए? अपर में यूरिनरी या यूरिथ्रल। लोअर में या इंफीरियर में किसके लिए? वहां आपने बताया वेजाइनल। अपन बात करें लैटरल में, वहां किसके लिए? तो लैटरल में बोल दिया आप लोगों ने बार्थोलिन। एक्स्ट्रा समाचार क्या दिए गए? जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है उसके चारों ओर जो ग्रंथि मिलती है उसका नाम स्किनी या आप जो बता रहे थे पैरा यूरिथ्रल, उसे बताया किसके समान? प्रोस्टेट के समान। तो नाम दे दिया फीमेल प्रोस्टेट। एग्जाम का एमसीक्यू है, लर्न कर लेना। फीमेल प्रोस्टेट किसे बोलते हैं? पैरा यूरिथ्रल या स्किनी ग्लैंड को। नेक्स्ट वन, वजाइना के चारों ओर जो मेम्ब्रेन मिलती है उस मेम्ब्रेन का नाम क्या दे दिया? हाइमन मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन, बार्थोलिन ग्रंथि, इसका बड़ा सारा नाम क्या बताया? ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। तो ये सारे समाचार ईआरएस के बारे में। ईआरएस के तुरंत बाद आगे बढ़ते हैं आईआरएस पे, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उस कैटेगरी में 4 नाम आएंगे, वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन जो हैं उनमें 4 नाम, वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी। 1 बाय 1 एक एक को इंडिविजुअल पढ़ते हैं। सबसे पहले सामने नाम वजाइना। तो यहां पे वजाइना की एनाटॉमिकल लोकेशन को क्लियर करने वाला एक डायग्राम प्रेजेंट किया गया है। इस डायग्राम की मदद से दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं इसकी परिभाषा का एक विशेष शब्द बता पाऊंगा। वजाइना में जब इसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो सिर्फ एक शब्द को बताने के लिए ये इतना बड़ा डायग्राम हैंडमेड और ये मार्केट मेड दोनों अवेलेबल है। मार्केट में भी यही बताया जा रहा है कि आगे की तरफ ब्लैडर, पीछे की तरफ रेक्टम, बीच में यूट्रस और नीचे नलियां। इस चीज को हैंडमेड से बड़ा इजी समझे। तो देखें, प्रेगनेंसी की बात नहीं करनी मुझे पता है, पर सुनो तो, मैं बताया था कि यूट्रस के अड़ोसी पड़ोसी, यूट्रस के आगे अड़ोसी ब्लैडर, यूट्रस के पीछे पड़ोसी रेक्टम होता है। अब इन तीनों के नीचे देखो, यूट्रस के नीचे वेजाइना, ब्लैडर के नीचे यूरेथ्रा, रेक्टम के नीचे एनल कैनाल। बोर्ड पे वेजाइना ढूंढनी है आप लोगों को। कहां है वेजाइना? ये रही वेजाइना, रेड मार्कर से। अब बड़े गौर वाली बात, जैसा आपने सीखा कि ये जो नालायक औलाद है यूट्रस, कभी सीधा खड़ा नहीं होता, ये आगे झुका रहता है। यूट्रस आगे झुका रहता है, आगे किसकी तरफ? ब्लैडर की तरफ। तो यहां से हमें क्या शिक्षा मिलती है
कि वेजाइनल वॉल की लंबाई एग्जामिनर पूछता है। वेजाइना में दो दीवार होती है, आगे की दीवार, पीछे की दीवार, नो चीन की दीवार। आगे की दीवार ब्लैडर की तरफ वाली, पीछे की दीवार रेक्टम की तरफ वाली। तो बात करें, यहां नाम लिखा मैंने आगे की दीवार एंटीरियर, यहां मेंशन किया पीछे की दीवार पोस्टीरियर। और गौर फरमाने वाली बात है, यूट्रस जब आगे की तरफ झुका तो अपने साथ आगे की दीवार को भी ले मरा। इसी कारण पीछे की दीवार तो सीधी इतनी बड़ी की बड़ी दिखी और रही, और आगे वाली बेचारी छोटी हो गई। और यह लाइन बताने के लिए सामने डायग्राम मैंने मैनिपुलेट किया कि क्या वेजाइना में कितनी दीवार होती है? दो। क्या दोनों एक समान होती है? नहीं। कौन सी छोटी कौन सी बड़ी? आगे की छोटी पीछे की बड़ी। क्यों? क्योंकि आगे यूट्रस ने फ्लेक्शन किया, तो फ्लेक्शन नेचर के कारण आकार कम रह गया। ये एनाटॉमिकल लोकेशन देखते हुए शुरू करते हैं बात करना इंटरनल ऑर्गन वेजाइना के बारे में, सामने बोर्ड पे अवेलेबल अबाउट के बारे में। तो वेजाइना के लिए सबसे पहले यह कहा जाता है कि यह एक प्रकार का कनेक्शन है एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच। अभी जो आपने पढ़ा वल्वा एक्सटर्नल और जो ऊपर है इंटरनल, सर्विक्स, यूट्रस, फलोपियन ओवरी, उनके बीच का एक कनेक्शन है। और जिसका बना होता है उसके बेस पे नाम, इट इज फाइब्रोमस्कुलर कनेक्शन। व्हाट इज वेजाइना? आपसे पूछे क्या है वेजाइना? जवाब फाइब्रोमस्कुलर कनेक्शन। फाइब्रस का बना है, मसल्स का बना है, तो लिख देते हैं अबाउट के अंदर व्हाट इज वेजाइना। तो ले ले भाई जवाब। जवाब क्या है? इट इज फाइब्रो मस्क्यूलर कनेक्शन। किस किस के बीच? ERS एंड IRS। फर्स्ट थिंग। सेकंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वेजाइना में दो दीवारें होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर। बड़ी वाली पोस्टीरियर, छोटी वाली एंटीरियर। आगे वाली छोटी क्योंकि फ्लेक्शन नेचर ऑफ यूट्रस। यही लिखना है इसके अंदर भी कि वेजाइना में किसके बारे में बताने चाहते हो? वाल के बारे में। वाल क्या बताई आपने? पोस्टीरियर और एंटीरियर। पोस्टीरियर 10 सेंटीमीटर, एंटीरियर 8 सेंटीमीटर ड्यू टू फ्लेक्शन ऑफ यूट्रस। और अब यहां पे तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आएगी इससे, ये जो यूट्रस ने फ्लेक्शन किया, वेजाइना की अगली दीवार को दबा दिया। तो जब भी किसी को दबा देते हैं वो डिप्रेस हो जाता है, और डिप्रेशन में वहां पे खड्डा पड़ जाता है। सेम अपन देखते हैं डायग्रामेटिक कंडीशन के अंदर भी। यहां अपन ने देखा ये चीज, यहां पे ये डिप्रेशन है, और ये डिप्रेशन एक खड्डा है। इसी खड्डे का नाम फॉर्निक्स है। क्या है? फॉर्निक्स। वही फॉर्निक्स जिसमें प्रेगनेंसी के अंदर पल्सेशन आने से ओसियंडर फील हो रहा था। तो फॉर्निक्स किसने बनाया? यूट्रस ने। किसमें बनाया? वेजाइना में। क्यों बनाया? फ्लैक्स होकर के। अब खड्डे के मजे लेने के लिए देखो यहां पे कौन आ जाएगा। कम्युनिटी में कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आती है एक, फीमेल डायाफ्राम। डायाफ्राम वो नहीं छाती पेड़ को अलग करने वाला, ठीक है, कंडोम जैसा जुगाड़ होता है एक, डायाफ्राम। फीमेल डायाफ्राम रखने की जगह बन गई उस खड्डे में जिसका नाम था फॉर्निक्स। तो बताते हैं इस लैंग्वेज को कि यहां पे जो अगली दीवार झुकी, फ्लेक्शन ऑफ यूट्रस हुआ, इस फ्लेक्शन ने क्या डेवलप किया? डेवलप फॉर्निक्स। और उस फॉर्निक्स के अंदर कम्युनिटी वालों ने क्या घुसा दिया? डायाफ्राम। फॉर्निक्स क्या है? प्लेस फॉर डायाफ्राम। तो ये बैक टू बैक बातें जनरल एनाटॉमी डिस्कस करते समय निकल के हमारे पास आ रही है कि क्या दीवारें दो थी, पिछली 10, अगली छोटी, छोटी का कारण फ्लेक्शन, फ्लेक्शन से बन गया खड्डा, और खड्डे में बैठ गया कौन? डायाफ्राम। नेक्स्ट वन, एंगल्स की बात चलती है एनाटॉमी में, विशेषकर यूट्रस के साथ पढ़ेंगे एंगल, एंटीवर्जन, एंटीफ्लेक्शन। कुछ एंगल
वेजाइना को लेके भी बताए जाते हैं। वेजाइनल एंगल वो कैसे? वो बॉडी की नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन को देख करके, यदि एक फीमेल स्टैंडिंग पोजीशन में हो या फिर सुपाइन पोजीशन में, तो स्टैंडिंग पोजीशन में जब होते हैं, खुद फील कर लेना, मुझे तो फील होता है, आप भी फील करना, जब हम नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो हमारा जेनाइटल जो एरिया है, जेनाइटल एरिया वो अंदर धसा होता है, क्योंकि टंकी जैसा पेट निकला जो होता है। कंपैरिजन में एब्डोमेन, कंपैरिजन में लोअर एब्डोमेन अंदर डिप्रेस होता है। और जब बिस्तर पे लेटे हो, जब बिस्तर पे लेटे हो तो यही लोअर एब्डोमेन जेनाइटल एरिया थोड़ा उभरा हुआ होता है। नीचे धसेगा एंगल घटेगा, ऊपर उठेगा एंगल बढ़ेगा। उसी बेस पे वजाइना में दो एंगल होते हैं, 45 डिग्री और 75 डिग्री। धसने वाला स्टैंडिंग में 45, उठने वाला सुपाइन में 75। तो बात कर लें यहां पे स्पेसिफिक रिगार्डिंग वेजाइनल एंगल, तो रिजल्ट आते हैं दो, और वो रिजल्ट हैं 75 डिग्री और 45 डिग्री। कब कब होते हैं? बड़ा इजी जवाब दे दीजिए। 75 डिग्री जब स्टैंडिंग पोजीशन है, और 45 डिग्री जब अपने पास सुपाइन पोजीशन है। दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फर्स्ट इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन वेजाइना। आफ्टर दैट मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े तो वहां बात चलती है अपने पास लेयर्स की। जितने भी इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन हैं, वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी, सब में लेयर 3 मिलती है। आउटर मोस्ट, मिडल मोस्ट, इनर मोस्ट। आउटर मोस्ट, मिडल मोस्ट, इनर मोस्ट। बाहर वाली हमेशा पेरिटोनियम से बनी होती है, पेरिटोनियम से लिंक होती है फाइब्रस लेयर। बीच वाली हमेशा मसल्स की होती है, मस्कुलर लेयर। और अंदर वाली हमेशा म्यूकस की, म्यूकोसा लेयर। तो यहां भी 3 लेयर है, फाइब्रस, मस्कुलर, म्यूकोसा, आउटर, मिडल, इनर। तो पहले इन 3 का नाम लिखता हूं, फिर बताऊंगा इनके अंदर की इंटरेस्टिंग बातें। तो 3 नाम अपन ने बोला, बाहर की तरफ आउटर, बीच में मिडल, अंदर इनर। नाम आएंगे आउटर मोस्ट, मिडल मोस्ट, इनर मोस्ट। नाम क्या क्या है? बड़े सिंपल दें। आउटर वाले को क्या बोलते हैं? फाइब्रस लेयर, ठीक है भाई, कोई सवाल नहीं। मिडल को क्या बोलते हैं? मस्कुलर लेयर, ये भी ठीक है, कोई सवाल नहीं। अंदर वाली को बोलते हैं म्यूकोसा लेयर। रुक, बताती हूं अभी कितने प्रकार के सवाल है। ये कह रही है म्यूकोसा लेयर। अब सुने, यहां से आपकी बातें शुरू होती है। क्या बातें हैं? बैक टू बैक पॉइंट्स में तो सुनना। वेजाइनल म्यूकोसा बड़ी जोरदार चीज है, देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। वेजाइनल म्यूकोसा जो है उसे एक जिम्मेदारी दी जाती है। कोई किसी के लायक होता है तो कुछ दिया जाता है उसको। वेजाइनल म्यूकोसा की जिम्मेदारी है मेंटेनेंस ऑफ पीएच। मेंटेनेंस ऑफ पीएच, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि इनर मोस्ट म्यूकोसा लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनेंस ऑफ पीएच। फिर बात चलती है, अच्छा नॉर्मल पीएच होती कितनी है? तो बताइए। नॉर्मल फीमेल वेजाइनल पीएच एसिडिक होती है 4 से 5। याद रखना, प्रेगनेंसी में मोर एसिडिक थी 3 से 4। तो नॉर्मल पीएच या रेंज भी लिखो कि इसको मेंटेन रखना है, और मेंटेन किस रेंज में रखना है? नॉर्मल रेंज में। और नॉर्मल रेंज कितनी है? 4 से 5, और बीच वाला पूछ ले तो 4.5 चलेगा। अच्छा, जिम्मेदारी पीएच मेंटेन करना है, कितनी मेंटेन करना है वो बता दी। किसी की मदद चाहिए तो बता दे। तो मदद करता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डोडरलिन बेसिलाई। तो विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन वेजाइनल एसिडिक पीएच? जवाब देना वहां पे डोडरलिन बेसिलाई। ठीक है साहब, अब आगे। अब किसी ने पूछा म्यूकोसा से तो पीएच एसिडिक कैसे बनाएगी? तो जवाब सुनो उसका। उसका कहना है कि मुझे ग्लाइकोजन चाहिए। क्या चाहिए? ग्लाइकोजन। वेजाइनल म्यूकोसा में, बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, दुनिया भर का एब्यूडेंट अमाउंट में
एक्सेसिव अमाउंट में ग्लाइकोजन पाया जाता है और यह डोड्रलिन बेसिलाई उसी ग्लाइकोजन को खा करके फर्मेंटेट करके लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे पीएच एसिडिक होती है। तो यहां पे बताया गया कि वेजाइनल म्यूकोसा में दुनिया भर का क्या पड़ा है, ग्लाइकोजन। तो जिस माता बहन की वेजाइना की म्यूकोसा में दुनिया भर का ग्लाइकोजन है, वहां पे काफी सारे फर्मेंटेशन से पीएच एसिडिक है। और ये ग्लाइकोजन भरने का काम कौन करता है इसके अंदर, बता दूं आपको चुपके से, वो करता है एस्ट्रोजन। कौन करता है? एस्ट्रोजन। बड़ा ईमानदार आदमी है। एस्ट्रोजन हार्मोन वेजाइनल म्यूकोसा में ग्लाइकोजन भरता है, उस ग्लाइकोजन को डोड्रलिन बेसिलाई फर्मेंटेट करके लैक्टिक एसिड में बदलता है। उस लैक्टिक एसिड के कारण वहां पर पीएच एसिडिक हो जाती है, 4 से 5, 4.5 हो जाती है, और यही चीज सारे काम वेजाइना की म्यूकोसा में चलते हैं। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट टेस्टिंग की बात चलेगी। एक टेस्ट होगा, एक प्रोसीजर होगा, एक साइंटिस्ट आएगा, वो देखने जाएगा कि वेजाइनल म्यूकोसा में ग्लाइकोजन है या नहीं। यदि वेजाइनल म्यूकोसा में ग्लाइकोजन है तो पीएच एसिडिक रहेगी, इंफेक्शन नहीं होगा, हेल्दी वेजाइना। और यदि वेजाइनल म्यूकोसा में डेफिशिएंसी है ग्लाइकोजन की, तो उसे बोलेंगे अनहेल्दी वेजाइना। तो ऐसा साइंटिस्ट जो वेजाइनल म्यूकोसा में ग्लाइकोजन ढूंढने गया, उस टेस्ट को नाम दिया आप लोगों ने शिलर टेस्ट। इसको एक बार पढ़ना, थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा। एस को साइलेंट करके, एस साइलेंट कर दे तो नालायक का नाम आता है चिल्लर। पर अपनी आदत खराब है कि अपन किसी का नाम बिगाड़ने में समय नहीं लगाते हैं। तो शिलर इसका ओरिजिनल नाम है, चिल्लर अपने लेक्चर का नाम है। बात कर लेते हैं शिलर टेस्ट। क्या है ये टेस्ट? एक साइंटिस्ट है जो क्या ढूंढने गया? ग्लाइकोजन। शिलर टेस्ट इज डन टू डायग्नोस ग्लाइकोजन प्रेजेंस इन वेजाइनल म्यूकोसा। तो पर्पस सामने बोर्ड पे बता दिया जाए। क्या पर्पस है भैया तेरा? डायग्नोस ग्लाइकोजन इन वेजाइनल म्यूकोसा। उसका अपना एक अलग प्रोसीजर है कि आयोडीन डाई का यूज करता है। आयोडीन डाई से ब्राउन कलर आता है तो वेजाइना हेल्दी होती है। हम सिर्फ रिजल्ट लिखेंगे कि इस टेस्ट के 2 ही रिजल्ट हैं। यदि ग्लाइकोजन है तो वेजाइना हेल्दी, और नहीं है तो वहां पे नाम आ जाता है अनहेल्दी। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेजाइना। अब बात म्यूकोसा की चल रही है, तो वेजाइना म्यूकोसा के बारे में एक बात और बता के जाएगी, और वो क्या कि वेजाइनल म्यूकोसा में दुनिया भर के ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं। वैसे तो हर इंसान की जिंदगी में इस प्रकार के दुनिया भर के उतार चढ़ाव होते हैं। कुछ उतार चढ़ाव हमारे नर्वस सिस्टम के खोपड़ी में सारे गलकाई भी होते हैं, पर वेजाइना की म्यूकोसा में दुनिया भर के उतार चढ़ाव पाए जाते हैं। होता क्या है, ऐसे करने से बहुत सारे छोटे छोटे स्पेस बन जाते हैं। विशेष बात बताता हूं, जिन फीमेल को एचआईवी एड्स का इंफेक्शन है, जिन फीमेल्स को एचआईवी इंफेक्शन है, तो उस इंफेक्शन को ट्रांसमिट करने वाली स्पेसिफिक सेल होती है एक, जिसका नाम है डेंड्राइटिक सेल। घबराए नहीं, ये डेंड्राइटिक सेल आपके अंदर और मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये उनके अंदर है जो डायग्नोस्ड केस ऑफ एचआईवी है, और जो मदर एचआईवी डायग्नोस्ड है उसमें डेंड्राइटिक सेल पाई कहां जाती है? इन्हीं म्यूकोसा के फोल्ड में, इन्हीं खड्डों में मजे ले रही है और ना जाने कितनों को संक्रमण दे रही है। तो डेंड्राइटिक सेल प्रेजेंट इन वेजाइनल फोल्ड ऑफ म्यूकोसा, वेजाइनल म्यूकोसा के फोल्ड में। तो यह अपने पास पहली इंटरनल स्ट्रक्चर वेजाइना के बारे में इंफॉर्मेशन। सबसे पहले इंफॉर्मेशन, इट इज अ फाइब्रोमस्कुलर कनेक्शन। नेक्स्ट वन, 2 दीवारें, आगे की छोटी पीछे की बड़ी। आगे की छोटी तो बना खड्डा, खड्डे का नाम फॉर्निक्स मजेलिएट डायफ्राम। लेयर की बात करी, आउटर फाइब्रस गोली मारो, मिडल मस्कुलर गोली मारो, अंदर म्यूकोसा आ जाओ। म्यूकोसा की जिम्मेदारी पीएच मेंटेन करना। पीएच कितनी? एसिडिक। वैल्यू कितनी? 4 से 5।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा? डोडरलिन बेसिलाई। खाएगा किसको? ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन ढूंढेगा कौन? ये चिल्लर। ये चिल्लर या चिल्लरगिरी कर सकता है। मूव फॉरवर्ड। अवर नेक्स्ट इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द मेजर ऑर्गन इज यूट्रस। आइए बात करें आगे की तरफ बढ़ करके। हमारे पास नेक्स्ट वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी बात करते हैं। बोर्ड पे अवेलेबल है यूट्रस। यूट्रस अपने बारे में परिचय दे रहा है, उस परिचय को सुने। सबसे पहला परिचय, इसका मेजरमेंट इंटरेस्टिंग है। इसके मेजरमेंट को बताने का तरीका है इंच और सेंटीमीटर में। 3x2x1, 3 गुना 2 गुना 1 इंच। सेंटीमीटर में बोलो 7.5 गुना 5 गुना 2.5। लंबाई चौड़ाई मोटाई उसको बात करते हैं। तो मेजरमेंट में जब बात करी गई यूट्रस को लेके तो फिगर अपने पास आया 3x2x1 इंच। सेंटीमीटर में रिजेंबल किया 7.5x5x2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन नॉर्मल वेट की बात करी जो अपन ने बहुत बार सुना है। नॉर्मल वेट कितना? 60 ग्राम ये होता है। उसके अलावा लोकेशन जो बहुत लंबे समय से बताते आ रहे हैं, किस किस के बीच होता है? ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। और जब ये बीच में होता है तो 2 पाउच बनते हैं जो आज के लेक्चर में ही बने थे जब अपन ने वेजाइनल डायग्राम को रिप्रेजेंट किया था। ये रहे वो पाउच। ये यूट्रस ब्लैडर के साथ आगे जो पाउच बनाता है वेसिको यूटेराइन पाउच। नंबर 2 पीछे रेक्टम के साथ जो बनाता है, बड़ा फेमस एक्टोपिक में पढ़ा था, पाउच ऑफ डगलस। तो अब जब यूट्रस की जनरल बात चल रही है तो इन दोनों की चर्चा भी जरूर की जाएगी कि 60 ग्राम का यूट्रस और क्या बना लेता है? 2 पाउच बनाता है। तो यूट्रस के बारे में जनरल सी इंफॉर्मेशन, ये इसका मेजरमेंट इन सेंटीमीटर में, ये वेट, ये पाउच। और अब बात करते हैं मोस्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर जो बोर्ड पे विजुअलाइज हो रहा है, यूट्रस के एंगल। उन एंगल को सामने देखें, वहां से डेफिनेटली 100% एमसीक्यू अराइजिंग होता है। 2 बड़े नाम, एंटी वर्जन, एंटी फ्लेक्शन। एंटी वर्जन, एंटी फ्लेक्शन कितना कितना होता है पहले वो देखें। एंटी वर्जन 90 डिग्री, एंटी फ्लेक्शन 120 डिग्री। किस किस से बनता है उन्हें देखें सामने बोर्ड पर। जो अपने पास एंटी फ्लेक्शन वाला एंगल है वो ये यूटेराइन एक्सिस और ये अपने पास सर्वाइकल एक्सिस के बीच में ये प्लॉट हो रहा, एंटी फ्लेक्शन 120 डिग्री। एंड नेक्स्ट वन जो एंटी वर्जन वाला अपने पास एंगल बन रहा है उसे देख लें, अगेन यूटेराइन एक्सिस और सर्विस एक्सिस के इस कॉलम में। तो 2 प्रकार से ये एंगल बनाता है। आगे की तरफ घूमना वर्जन और पूरा झुक जाना फ्लेक्शन। जब यूट्रस ने यहां से घूमना शुरू किया तो नाम वर्जन दिया, और जब घूम करके इतना दब गया तो नाम फ्लेक्शन दिया। घूमना शुरू करा इस लाइन से एंटी वर्जन और दब गया बेचारा इतना एंटी फ्लेक्शन। एंगल अपने पास 2, एंटी वर्जन 90 डिग्री, एंटी फ्लेक्शन 120 डिग्री। और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, मल्टीपल टाइम एग्जाम में आस्क किए गए हैं कि एंगल ऑफ यूट्रस नॉर्मली कितने होते हैं। अब बात करते हैं जनरल यूट्रस की एनाटॉमी को लेकर के। जनरली यूट्रस में क्या क्या इंक्लूड होता है उसे देखें। वही समाचार, ये मार्केट मेड और पड़ोस वाला हैंडमेड। आते हैं मार्केट मेड वाले पे, हैंडमेड वाले पे। तो बात सुने, यूट्रस के स्ट्रक्चर में ज्यादा नहीं 3 डिवीजन, सिर्फ 3 डिवीजन। नंबर 1 बॉडी ऑफ यूट्रस, नंबर 2 इस्थमस और नंबर 3 सर्विक्स। सिर्फ 3 एरिया। यूट्रस की जनरल एनाटॉमी के अंदर डिवीजन यदि आपको करना हो तो वहां पे नंबरिंग करना शुरू करते हैं। नंबर 1 आपको नाम देना है बॉडी को,
देखो दोस्तों कितने नाम लिखे हो, पर नंबर किसके पास गया? बॉडी के पास। नंबर 2 आपको नाम देना है इस्थमस को, और नंबर 3 अपन नाम देंगे सर्विक्स को। तो आइडियली एक यूट्रस की अनाटमी में 3 बड़े लैंडमार्क्स होते हैं। अब बॉडी में कौन कौन शामिल है तो वो देखें। इस बॉडी में इंक्लूड हैं 2 जने, एक ये उठा हुआ फंडस और ये चमकती हुई कैविटी। यूटेराइन बॉडी कंसिस्ट फंडस एंड कैविटी। फंडस क्या होता है? एक ही लाइन, डोम शेप एलिवेशन। फंडस क्या होता है? डोम शेप एलिवेशन, उठा हुआ पार्ट। कैविटी क्या है? जिसमें सारी लेयर मिलती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अगला इस्थमस, बड़े गौर से देखना। अभी तक बहुत लंबे समय तक अपन 2 ओस पढ़ते थे, इंटरनल ओस, एक्सटर्नल ओस। शायद कुछ नया मिले तो अच्छा लगे, जाते जाते अंत में ही क्यों ना सही। अभी तक जो पढ़ रहे थे 2, इंटरनल ओस, एक्सटर्नल ओस। आज बोर्ड पे सामने देखें, इंटरनल ओस की 2 वैरायटी। इंटरनल ओस में ऊपर वाले को बोलते हैं एनाटॉमिकल ओस, ऊपर वाले को बोलते हैं एनाटॉमिकल इंटरनल ओस, और नीचे वाले को हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओस। इंटरनल ओस 2 बना दिए, ये ऊपर वाला एनाटॉमिकल और नीचे वाला हिस्टोलॉजिकल, और परमानेंट बाहर वाला एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल ओस तो एक ही था, एक ही रहा। नई जानकारी के मुताबिक यहां पे इंटरनल 2 हो गए, और जैसे ये 2 हो गए तो इन दोनों के बीच की दूरी को नाम क्या दे दिया? इस्थमस। इस्थमस जो लैटिन साइन में भी हमारे काम आया था, यहां बता रहा इट इज जंक्शन बिटवीन बॉडी ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स ऑफ यूट्रस के बीच का जंक्शन होता है इस्थमस। लोकेशन दोनों ओस के बीच में। ये दोनों ओस कौन से हैं? इंटरनल ही है भाई, कोई नहीं है, दोनों इंटरनल है, एक एनाटॉमिकल एक हिस्टोलॉजिकल। लास्ट सर्विक्स। सर्विक्स जो नीचे है इसे बोलते हैं अपन नेक ऑफ यूट्रस, यूट्रस की गर्दन। इस पूरे यूट्रस की गर्दन पकड़नी हो सर्विक्स को पकड़ोगे, इस पूरे यूट्रस की गर्दन पकड़नी हो सर्विक्स को पकड़ोगे, नेक ऑफ यूट्रस। देन सर्विक्स से डेली रिलीज होता है सिक्रेशन, डिस्चार्ज, और वो डिस्चार्ज देखो यहां पे कितने प्रकार से फैला हुआ है। सर्विक्स का धर्म है अपने अंदर से म्यूकस निकालना। वो सर्विक्स अपने अंदर से फंवारे की तरह रोज म्यूकस निकालती रहती है। उस सर्वाइकल म्यूकस का जो अमाउंट है वो भी बताया जाता है 20 to 60 ml पर डे। जो सर्विक्स है, नेक ऑफ यूट्रस है, पर डे 20 to 60 ml म्यूकस रिलीज करती है, और इतनी म्यूकस रिलीज करेगी सारी बाहर नहीं बहेगी, वहीं पर चारों तरफ जम जाएगी, भर जाएगी। सामने बोर्ड पर देखें इस यूट्रस के लोअर सेगमेंट को, जहां सर्विक्स ने चारों तरफ म्यूकस का बहाव बना करके पूरा एरिया बना दिया है। ये सारा एरिया हरे हरे डॉट वाला लबालब भरा पड़ा है, गीला गीला है, मॉइस्ट है, म्यूकस से भरा है। इस तरीके से सर्विक्स का म्यूकस का फैलना कहलाता है अर्बर वाइटी। ये जो पैटर्न सामने बोर्ड पे दिखा रहा हूं मैं आपको, नाम है अर्बर वाइटी पैटर्न। अर्बर वाइटी क्या है? सर्वाइकल म्यूकस का यूट्रस के लोअर सेगमेंट में चारों तरफ फैला हुआ पाया जाना। सो दिस इज द जनरल एनाटॉमी ऑफ यूट्रस, कंसिस्ट 3 पोर्शन। नंबर 1 बॉडी मेड फ्रॉम फंडस एंड कैविटी। नंबर 2 isthmus between anatomical and histological internal os. Third one cervix known as neck of uterus, release daily mucus about 20 to 60 ml per day, and the pattern of cervical mucus known as अर्बर वाइटी पैटर्न। लास्ट वन अपन परमानेंट पढ़ते आए हैं पूरी ओबीजी के अंदर। लेयर कितनी होती है? 3 लेयर जिंदाबाद। हमेशा की तरह दे दें जवाब। वो कौन कौन सी? सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, और अंदर ही वाली एंडोमेट्रियम।
3 परतें होती है जिनकी डिटेल हमें बहुत अच्छे से पता है। यहां पे इनके बारे में एक विशेष बात, जो मायोमेट्रियम है उसी में सारी ब्लड सप्लाई होती है, पढ़ा है अपन ने, और जो ब्लड सप्लाई से संबंधित होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ब्लड के बिना किसी ऑर्गन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए मायोमेट्रियम में जो मसल्स के फाइबर हैं उन्हें बोलेंगे तुम ऐसे धागे हो जिनमें खून भरा है, हमारा जीवन चलता है। इस बात को ध्यान रखते हुए मायोमेट्रियम को नाम दिया लिविंग लाइगेचर। मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस नोन एज लिविंग लाइगेचर। लिविंग का मतलब है जिंदा रखने वाले, लाइगेचर का मतलब है धागे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी को लेकर के जो बातें चल रही थी, आज और अभी अपन इसको इतना ही करेंगे। कल वाले लेक्चर में अपन जब कंटिन्यू होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट द यूटेराइन सपोर्ट से कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल यूट्रस की जनरल एनाटॉमी को पढ़ करके ही हमें एक बार पॉज होना पड़ेगा। कंप्लीट डिस्कशन क्या रहा आज के लेक्चर का एक बार गो थ्रू हो जाए तो बात करते हैं। सबसे पहले रिमेनिंग पोर्शन अपन ने डिस्कस किया, एनाल्जेसिया, एनेस्थीसिया। वहां देखा मोस्ट कॉमन वैरायटी कौन सी पढ़ी अपन ने, रीजनल वाली। 3 वैरायटी सामने अवेलेबल। मोस्ट कॉमन स्पाइनल, सरदर्दी नहीं करता, जब दे रहे हैं तब बीपी, जब दे दिया तो ब्लैडर। पुडेंडल की साइट है अपने पास क्लॉक के अकॉर्डिंग 3 और 9। नेक्स्ट वन बात करिए अपन ने एफआरएस की। एफआरएस में पहले पढ़ा ईआरएस, हर एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर का नॉमेनक्लेचर, एनाटॉमिकल पोजीशन एंड देन स्पेसिफिक फंक्शन। बात करी उसके बाद आईआरएस में नंबर 1 ऑर्गन वजाइना, वहां पे वाल का सिस्टम, एंटीरियर स्मॉल, पोस्टीरियर लार्ज। आफ्टर दैट यहां पता चला अपने को कि जो 8 सेंटीमीटर लोकेशन थी फ्लेक्शन के कारण, और उस फ्लेक्शन ने जो फॉर्निक्स डेवलप किया वहां पे फीमेल डायफ्राम का पुटअप किया। नेक्स्ट वन लेयर्स हमेशा 3 होती है। इनर मोस्ट सबसे सेंसिटिव है, वजाइनल इनर मोस्ट म्यूकोसा लेयर जो मेंटेन कर रही है पीएच को इस प्रोसीजर से, और इसी को डायग्नोस करने के लिए स्पेसिफाई किया गया शिलर टेस्ट। आगे बढ़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन यूट्रस पे जनरल इंफॉर्मेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एंगल्स के बारे में, एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन। आफ्टर दैट जनरल एनाटॉमी, पार्ट ऑफ यूट्रस, बॉडी, स्टमक एंड सर्विक्स, लेयर्स में लिविंग लाइगेचर, एंड देन कल के लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए जो वजूद है वो सामने बोर्ड पे, तो सपोर्ट ऑफ यूट्रस। तो फिलहाल आज के लेक्चर में यूट्रस की जनरल एनाटॉमी के साथ ही अपन रुकते हैं। मुलाकात करेंगे कल अगले लेक्चर में यूटेराइन सपोर्ट और रिमेनिंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स का। पर आज और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।